देखो बच्चों, एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अपने जेईई मेंस या एडवांस में पूछा जा सकता है। कि देखो, हमने तो है ना, हमने तो किसी से छोटे से डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था और हमको पता है कि बता डायपोल के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र डायपोल मोमेंट के अनुदिश होता है और कितना होता है 2 kp upon r क्यूब। इसमें r इस बिंदु की डायपोल के केंद्र से दूरी होती है। ठीक, तो हमने तो है ना, हमने तो किसी डायपोल या द्विध्रुव के कारण ही विद्युत क्षेत्र या विभव देखा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो आइडेंटिकल डायपोल को पास पास सटा करके रखते हैं ना, तो कई बार दो आइडेंटिकल डायपोल को अपोजिट लेकिन पास पास सटा के रखते हैं। और ध्यान रखना कि दो डायपोल मतलब दो द्विध्रुव को, है ना, दो आइडेंटिकल अपोजिट दिशा वाले द्विध्रुव को पास पास सटा के रखें, तब जो नमूना बनता है उसको हिंदी में चतुर्ध्रुव बोलते हैं या इंग्लिश में उसको क्वाड्रपोल बोलते हैं। तो इस चतुर्ध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और विभव किसके समानुपाती होता है, ये पूछता है। तो चलो एक बार इसका क्वेश्चन बोल देता हूँ, है ना। तो इस बार हमको दे रखा है कि दो आइडेंटिकल डायपोल है ना, तो ये भी प्लस क्यू और माइनस क्यू का डायपोल है जिसमें आवेशों की दूरी a, ये भी प्लस क्यू और माइनस क्यू का डायपोल है जिसमें आवेश की भी दूरी a। बस इसका भी डायपोल मोमेंट q इंटू ए और इसका भी डायपोल मोमेंट q इंटू ए होगा, लेकिन दिख रहा होगा कि इसका डायपोल मोमेंट आगे की ओर है, इसका डायपोल मोमेंट पीछे की ओर है। तो बताओ, दो आइडेंटिकल डायपोल है, पास पास रखा है, लेकिन दोनों का डायपोल मोमेंट अपोजिट दिशा में। तो इस टाइप का जो नमूना होता है इसको द्विध्रुव की जगह चतुर्ध्रुव या क्वाड्रपोल बोलते हैं। तो हमको देखना है कि इस चतुर्भुज के केंद्र से r दूरी पर इसकी लाइन में, है ना, इसकी लाइन में तो इसके अक्ष पर जो बिंदु होगा, है ना, तो इस क्वाड्रपोल के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निम्न में से किसके समानुपाती होगा वो देखना है। ऐसे हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो, कोई जुगाड़ू पर्सन हो ना, ध्यान रखना कि कोई जुगाड़ू पर्सन हो तो इसका आंसर डायरेक्ट दे सकता है ना। तो तुम सोच के बताओ ना, सोच के बताओ कि बिंदु अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र 1/r² पे डिपेंड करता था। वैसे ही दो आवेशों का सिस्टम हो तो कोई डायपोल हो तो बाइनोमियल थ्योरम से देखा था डायपोल का विद्युत क्षेत्र 1/r³ पे डिपेंड करता है। तुम बताओ कि बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र 1/r², अगर कोई डायपोल है द्विध्रुव तो विद्युत क्षेत्र 1/r³ पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही अगर कोई चतुर्ध्रुव हो तो फिर विद्युत क्षेत्र 1/r⁴ पे डिपेंड करेगा। ऐसे कल्पनाशीलता से बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी में इतनी जुगाड़ विद्या है, कल्पनाशीलता नहीं हो तो एक बार इसको शरीफों के टाइप से भी कर लेते हैं ना। तो एक दो डायपोल का जोड़ा है जिसको चतुर्ध्रुव बोलते हैं, तो इसके केंद्र से r दूरी पर अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो देखना है ना। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये जो बिंदु है उसकी चतुर्ध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है, तो बताओ इसकी इस डायपोल के केंद्र से दूरी कितनी होगी, r-a/2, और उसकी इस डायपोल के केंद्र से दूरी r+a/2। तो आराम से बताओ, यहाँ विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण होगा, है ना, होता है विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण होगा। चलो पहले इस डायपोल के कारण देखते हैं, है ना, पहले इस डायपोल के कारण देखते हैं। तो बताओ, ये भी एक छोटा सा डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट p और इसके केंद्र से इस बिंदु की दूरी कितनी है, r+a/2 है। तो बताओ, इस डायपोल के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र डायपोल मोमेंट के अनुदिश, डायपोल मोमेंट आगे की ओर तो विद्युत क्षेत्र भी आगे की ओर। बताओ, इस डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कोई 2 kp/r³। तो 2 kp ओपन r, इसके केंद्र से दूरी कितनी होगी, r+a/2 का क्यूब ही होगी। फिर इस डायपोल के कारण देखते हैं, है तो बताओ, इसका भी डायपोल मोमेंट p है, लेकिन इस बिंदु की इसके केंद्र से दूरी r-a/2 है। तो बताओ, इसके कारण भी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र डायपोल मोमेंट के अनुदिश। तो बताओ, इसका डायपोल मोमेंट पीछे की ओर है, तो इसके कारण यह विद्युत क्षेत्र डायपोल मोमेंट के अनुदिश में तो पीछे की ओर होगा और थोड़ा ज्यादा होगा। और बताओ, इस डायपोल के कारण यह इधर लिख देता हूं, इस डायपोल के कारण यह विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो भी 2 kp/r³। तो 2 kp/r, इसके केंद्र से दूरी r-a/2 का क्यूब, है ना। तो तुम बताओ, इस डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र आगे की ओर जो कि कम, इस डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र पीछे की ओर जो कि ज्यादा। तो बताओ, इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र पीछे की ओर होगा, है ना। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र पीछे की ओर होगा। और बताओ, इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिंपली E2 माइनस E1, है ना। डायरेक्ट बताओ कि इनको घटाएंगे तो 2 kp कॉमन आ जाएगा ना, इनको घटाएंगे तो 2 kp तो कॉमन आ जाएगा।
इसको कॉमन लेंगे तो इधर कितना बचेगा 1/r माइनस a/2 का क्यूब माइनस इधर कितना बचेगा 1/r प्लस a/2 का क्यूब ये बचेगा। बस अब बताओ, वही बहुत छोटे से डायपोल है, मतलब a इज वेरी वेरी लेस देन r है, तो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। पहले फर्स्ट लेवल का अप्रोक्सीमेशन, तो उसमें r की तुलना में a को नगण्य मानेंगे तो 1/r³ माइनस 1/r³ मतलब बिल्कुल जीरो आ जाएगा, है ना। फर्स्ट लेवल का अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो बिल्कुल जीरो आएगा, मतलब बिल्कुल अंडा मिलेगा। तो अपना काम नहीं बनेगा, इसका ऑमलेट बना कर खा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो तुम बताओ कि फर्स्ट लेवल के अप्रोक्सीमेशन से तो काम नहीं चला, तो बस अब हम सेकेंड लेवल का अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। इसमें चमका कर बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम है ना, कभी भी कोई चीज a प्लस बी की फॉर्म में हो तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए बड़ी चीज को जबरदस्ती कॉमन लेते हैं। तो बताओ, बड़ी चीज r को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो r³ के रूप में बाहर निकलेगा, इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस a/2r का क्यूब, और इसमें भी r को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा 1 प्लस a/2r का क्यूब, है ना। तो बस अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो थोड़ी सी जगह की कमी है, इससे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो बताओ कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2kp और 1/r³ भी कॉमन आ गया। तो बताओ क्या बचेगा इधर 1 माइनस a/2r का क्यूब, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस a/2r की पावर -3 माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस a/2r की पावर -3 ये आएगा। बस आराम से बताओ कि अब ये 1 प्लस x की पावर n की फॉर्म में हो गया ना, जहाँ a/2r 1 से बहुत ही स्मॉल है। बस अब रास्ता साफ है, अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। थोड़ी जगह की कमी है तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ना, कि बताओ 1 माइनस x की पावर n को लगभग 1 माइनस nx, तो 1 माइनस n की जगह -3 और x की जगह a/2r, और ये 1 प्लस x की पावर n को लगभग 1 प्लस nx, तो 1 प्लस n का काम -3 और x का काम a/2r। सॉल्व कर देना, तो सॉल्व करेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस का प्लस और ये भी माइनस माइनस का प्लस, तो 3a/2r प्लस 3a/2r करेंगे तो कितना आएगा 3a/r। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a/r। बस बताओ इस चतुर्ध्रुव के कारण है ना, बताओ इस चतुर्ध्रुव के कारण अक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ गया 2kp/r³ तो था ही, और इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3a/r। तो चतुर्भुज के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 6kPa/r की पावर 4। तो हम बोल सकते हैं कि इस चतुर्भुज के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 1/r की पावर 4 पे निर्भर है। और तुम सोच सकते हो कि इसके कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 1/r की पावर 4 पे निर्भर करेगा, तो वैसे बीच वाले किसी बिंदु पर देखेंगे तब भी एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट, लेकिन विद्युत क्षेत्र तो 1/r की पावर 4 पर ही निर्भर करेगा, है ना। और ऐसे विद्युत विभव भी देख सकते हो, है ना। डायरेक्ट बताओ, अगर अक्ष पर विद्युत विभव देखना है तब भी वही कंसेप्ट, कि बताओ इस डायपोल के कारण ये विद्युत विभव कितना होगा, वही के पी cos थीटा तो 1 ना, इसके लिए थीटा 0 होगा तो cos थीटा 1/r की जगह r प्लस a/2 का स्क्वायर, और उसके कारण कितना होगा के पी cos थीटा। तो बताओ इसके लिए थीटा 180 है तो -1/r माइनस a/2 का स्क्वायर। इसमें भी बाइनोमियल लेकर के सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने की जगह नहीं है, तो इसमें भी अगर बाइनोमियल लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका जो अक्ष पर विभव है वो 1/r³ पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ध्यान रखना कि अभी तो गधों से डिटेल में किया, ध्यान रखना ध्यान रखना कि अभी तो गधों से डिटेल में किया, लेकिन आगे इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है ना। आगे इसको जुगाड़ से ही ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आगे इसको जुगाड़ से ही ध्यान रखना। चलो पहले मान लेते हैं कि प्लस क्यू का कोई अकेला आवेश है, मतलब कोई बिंदु आवेश है, तो हमको पता है ना। हमको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव तो 1/r पे डिपेंड करता है और विद्युत क्षेत्र 1/r² पे डिपेंड करता है। अब चलो, अब मान लेते हैं कि सिंगल आवेश नहीं है, उसकी जगह माइनस क्यू और प्लस क्यू के डबल आवेश है, मतलब कोई स्मॉल डायपोल है। तो तुम बताओ कि अगर स्मॉल डायपोल है तो उसका विभव निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगानी होती है ना। और बताओ बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो बिंदु आवेश के कारण विभव 1/r, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने पर डायपोल के कारण विभव 1/r², और डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है तब भी बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। तो तुम बताओ
कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र 1/r², तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र 1/r³ आ जाएगा। वैसे अब दो डायपोल का जोड़ा है मतलब चतुर्ध्रुव है, तो चतुर्ध्रुव के कारण विभव निकालना है, तो यहाँ भी वही, तो उसमें डायपोल के विभव का यूज करते हैं और बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं ना। डायपोल के कारण विभव 1/r², तो चतुर्भुज के कारण विभव 1/r³ और विद्युत क्षेत्र के लिए भी बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। तो बस बताओ, डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र 1/r³, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने के पर चतुर्ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ है। तो जैसे-जैसे नीचे जाते हैं वैसे-वैसे हर में r की पावर बढ़ती जाती है, एक-एक, है ना? बस अब आगे डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना? इतना करने की जरूरत नहीं है। अब आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि जैसे पहले विभव की बात करूं तो तुम बताओ कि बिंदु अक्ष के कारण विभव प्रोपोर्शनल 1/r, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो डायपोल के कारण विभव प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो चतुर्ध्रुव के कारण विभव प्रोपोर्शनल टू 1/r³। विद्युत क्षेत्र में भी वही कहानी कि बिंदु अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र 1/r², तो डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र प्रोपोर्शनल टू 1/r³, तो किसी चतुर्ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। तो आगे गधों से लिखने की जरूरत नहीं, आगे इमेजिनेशन से डायरेक्ट आना चाहिए ना। चलो ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए पूछूं कि अब दो चतुर्ध्रुव का जोड़ा है ना, दो चतुर्ध्रुव का जोड़ा है जिसको क्या बोलेंगे, अष्टध्रुव। तो बताओ दो चतुर्भुज का जोड़ा हो तो बताओ उसके कारण विभव प्रोपोर्शनल 1/r⁴ और विद्युत क्षेत्र प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵, तो ये तुम खुद सोच सकते हो। हाँ बच्चों देखो, फ्लक्स की कैलकुलेशन के हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपनी स्टेट बोर्ड की बुक में दिए होते हैं और अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि आर रेडियस की कोई खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना? खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है मतलब इसमें कर्ड सरफेस तो है, लेकिन आगे से खुली हुई मतलब बिल्कुल खुले हुए कटोरे के टाइप से, है ना? तो वही, इसमें कर्ड सरफेस तो है लेकिन आगे से खुली हुई तो खुले हुए कटोरे के टाइप से कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस आर है। अब देखो इस प्लेस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पैरेलल है। तो इस पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंसिडेंट किया है जिसकी फील्ड लाइंस पैरेलल है। तो बस तुम खुद बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस को काटेंगी ना, मतलब इस कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स गुजरेगा। तो हमको पूछा है कि हमको पूछा है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। हाँ बच्चों देखो, इस बार फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तो तुम इसको मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली निकाल सकते हो और दूसरा इसको चालाकी से भी निकाल सकते हो। तो चलो पहले थोड़ा-सा चालाकी से निकालते हैं। तो तुम बताओ कि ये वाली सरफेस कर्व्ड है मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे फ्लक्स निकालना टफ है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ी-सी चालाकी यूज़ करते हैं। तो तुम बताओ कि ये जो कटोरा है वो आगे से खुला हुआ है ना? मतलब आगे कोई प्लेन सरफेस नहीं है, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आगे प्लेन सरफेस हमने लगा दी मतलब ढक्कन लगा दिया है। तो ध्यान रखना कि कटोरा आगे से खुला हुआ है ना, आगे सरफेस नहीं है लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आगे वाली प्लेन सरफेस भी है, थोड़ी देर के लिए आगे वाली प्लेन सरफेस है ऐसा मान लेते हैं। तो बस सबसे पहले देखते हैं कि आगे वाली जो प्लेन सरफेस है या जो ढक्कन है, उसमें एंटर करने वाला फ्लक्स कितना है वो पहले देखते हैं, है ना? तो तुम आराम से बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आगे वाली प्लेन सरफेस को तो बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है ना? दिख रहा होगा कि बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस ढक्कन को ये आगे वाली प्लेन सरफेस को तो बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है। तो बताओ आगे वाली प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर करेगा? सिंपली E इंटू एस ये बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे वाली प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, तो आगे वाली प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर करेगा? E इंटू एस। तो बताओ E इंटू एस आगे वाली प्लेन सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर ये हो गया। है ना? तो बस अब तुम साफ-साफ देख सकते हो ना? अब तुम साफ-साफ देख सकते हो, बताओ
आगे वाली प्लेन सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, पीछे वाली कर्व सरफेस से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ना? चित्र से दिख रहा है। हम साफ-साफ देख सकते हैं कि आगे वाली प्लेन सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, पीछे वाली कर्व सरफेस से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आगे वाली प्लेन सरफेस से जितना फ्लक्स एंटर करेगा, पीछे वाली कर्व सरफेस से उतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो तुम बताओ कि आगे वाली प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है? E into pi r स्क्वायर इतना फ्लक्स एंटर कर रहा है। तो पीछे वाली कर्व सरफेस से E into pi r स्क्वायर इतना ही फ्लक्स निकलेगा। बस अब इस प्लेन सरफेस का काम हो गया। तो अभी ढक्कन को फेंक दो, इसको भूल जाओ। है तो ध्यान रखना, इसको करने का स्मार्ट तरीका ये है यार, कि आगे वाली प्लेन सरफेस नहीं है फिर भी कंसीडर कर लो। तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि चूंकि आगे वाली प्लेन सरफेस है E into pi r स्क्वायर जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो पीछे वाली कर्व सरफेस से E into pi r स्क्वायर जितना ही फ्लक्स निकलेगा। तो ये इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे स्मार्ट तरीका तो यही है। हाँ बच्चों, अभी तो इसको हमने चालाकी से किया मतलब लॉजिकली किया और ये इसको करने का बेस्ट तरीका है, लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली कर लेते हैं। ये तो हमको देखना है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है लेकिन सरफेस कर्ड है, इसलिए टोटल फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करते हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि इस पूरी कर्ड सरफेस को छोटे-छोटे एलिमेंट में बाँटते हैं और चलो इधर डीएस एरिया का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं। चित्र इतना ढंग से नहीं बन पा रहा, बाकी समझ सकते हो कि पूरे कर्ड सरफेस को एलिमेंट में बाँटते हैं और इधर डीएस एरिया का छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं और चलो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट का एरिया डीएस है, इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है ना? तो तुम बताओ कि इस छोटे से फिर तुम बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? ई डीएस कॉस थीटा कह सकते हैं ना? इस छोटे से एलिमेंट का एरिया डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल से एंगल थीटा है। तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? ईएस कॉस थीटा की जगह ई डीएस कॉस थीटा। तो छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है। तो इस पूरे कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इसका इंटीग्रेशन है ना? तो पूरी कर्व सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा। अब तुम बताओ कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इससे ई तो बाहर निकल जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इससे ई इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा केवल इंटीग्रेशन डीएस कॉस थीटा। बस हमको मेनली देखना है कि इंटीग्रेशन डीएस कॉस थीटा कितना होगा वो देखना है ना? तो तुम लॉजिकली बताओ, है ना? लॉजिकली बताओ कि छोटे से एलिमेंट का कर्ड एरिया डीएस है, तो छोटे से एलिमेंट का कर्ड एरिया डीएस है और ये थीटा है, तो चेक करोगे तो ये वाला भी एंगल थीटा आएगा। तो छोटे से एलिमेंट का कर्ड एरिया डीएस है, ये एंगल थीटा है। तो बताओ डीएस कॉस थीटा क्या होगा? इस कर्ड एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट मतलब नॉर्मल प्रोजेक्शन, है ना? छोटा चित्र है, इसलिए क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसको एक बार बड़ा कर लेता हूँ। है ना? तो बताओ छोटे से एलिमेंट का कर्ड एरिया डीएस है और नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो इस सरफेस का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा ही होगा, है ना? इसको चाहो तो यहाँ देख सकते हो यार, है ना? तुम खुद बताओ। जैसे मान लेते हैं सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है और बताओ नॉर्मल का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, तो सरफेस का वाई एक्सिस से एंगल कितना होगा वो देखना है। तो तुम बेसिक ज्योमेट्री लगा सकते हो, बताओ ये एंगल थीटा है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा और बताओ ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री थीटा। तो न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा होगा कि बताओ किसी भी नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो, तो सरफेस का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होगा, मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा। यहाँ बनाया था, है तो बस अब तो तुम साफ-साफ ये चित्र बड़ा बना दिया। अब तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि बता कर्व सरफेस एरिया डीएस है और इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है।
तो होता ds का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ds cos थीटा। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना, कि ds cos थीटा क्या होगा, इस कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन, है ना, हम कह सकते हैं यहाँ। तो वही चीज यहाँ बताई थी, तो हम कह सकते हैं एक कर्व्ड एरिया ds है, ये एंगल थीटा है, तो होता ds cos थीटा क्या होगा, इस कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन। मैंने लिख दिया है कि ds cos थीटा क्या होगा, इस कर्व्ड एरिया का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, मतलब नॉर्मल प्रोजेक्शन। तो तुम बताओ कि ds cos थीटा कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन है, तो बताओ सारे ds cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे या सारे ds cos थीटा को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पूरे कर्व्ड एरिया का ये नॉर्मल प्रोजेक्शन मतलब पाई आर स्क्वायर है। तो ये ध्यान रखना है कि ds कर्व्ड एरिया है, तो ds cos थीटा कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन। तो बताओ सारे, है ना, बताओ सारे ds cos थीटा को ऐड करोगे तो क्या आएगा, पूरे कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन। और तुम बताओ कि पूरे कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बताओ इस कर्व्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स E इनटू इस कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन पाई आर स्क्वायर। तो बताओ पहले चालाकी से किया था तब भी वही आंसर, और अभी हमने मैथमेटिकली किया तब भी वही आंसर। लेकिन ध्यान रखना कि आगे बेवकूफाई से इतना मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं है, आगे तो हम बिल्कुल डायरेक्ट लॉजिकली करेंगे, चालाकी से करेंगे। चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो देखो इस बार हमको, है ना, इस बार हमको दे रखा है कि कोई सरफेस, है ना, कोई कर्व सरफेस ऐसी तितली पकड़ने वाली जाली जैसी है। देखा होगा ना, तितली पकड़ने वाली जो जाली होती है उसमें इधर तो जाली होती है और आगे से खुला होता है ना, वही इस बार भी खुली कर्व सरफेस है जो तितली पकड़ने की जाली जैसी है। आगे वाला पार्ट सर्कुलर है जिसकी रेडियस r है। इस बार भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो कि प्योरली x डायरेक्शन में है। तो बताओ इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड तितली पकड़ने वाली जाली को काटेगा ना, तो हमको देखना है कि तितली पकड़ने वाली जो जाली है उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा, वो देखना है। तो तुम बताओ कि अब गधों टाइप से इतना मैथमेटिकल सोचने की जरूरत नहीं है, अब तो हम वही चालाकी से ही करेंगे, है ना। तो यहाँ भी वही है कि बता इस बार, है ना, तुम खुद बताओ कि इस बार आगे वाले पार्ट में खाली ये कोई सरफेस नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि इधर भी प्लेन सरफेस है। तो ध्यान रखना इधर कोई सरफेस नहीं खाली है ना, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इधर प्लेन सरफेस है। तो चलो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आगे वाली प्लेन सर्कुलर सरफेस से एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तुम बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे वाली प्लेन सरफेस के तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो बताओ आगे वाली प्लेन सरफेस से एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा, E इनटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ये होगा। बस तुम आराम से बताओ कि आगे वाली प्लेन सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, ये पीछे वाली कर्व सरफेस से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि आगे वाली प्लेन सरफेस से जितना फ्लक्स एंटर करेगा, पीछे वाली कर्व सरफेस से उतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो डायरेक्ट बताओ कि आगे वाली प्लेन सरफेस से E इंटू पाई आर स्क्वायर फ्लक्स एंटर कर रहा है तो पीछे जो तितली वाली जाली है उससे E इंटू पाई आर स्क्वायर जितना ही फ्लक्स निकलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं या मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, है ना। तो मैथमेटिकली ऐसा बोल सकते हैं कि कभी भी ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इस कर्व सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, E इनटू कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन। तो कर्व्ड एरिया कितना भी हो, लेकिन कर्व्ड एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट या कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन पाई आर स्क्वायर, वो दोनों से करोगे तो वही आंसर आएगा। हाँ बच्चों देखो अभी हमने किसी प्लेन सरफेस, किसी हेमिस्फेरिकल सरफेस, ऐसी किसी खुली सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स देखा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो, मतलब कोई बंद डब्बा हो, तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा वो देखते हैं। है तो अच्छे ध्यान रखना, अभी तक प्लेन जैसी खुली सरफेस थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्लोज सरफेस या बंद डब्बा हो तो उससे निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, है ना, सोच समझ करके आंसर देना। ठीक है, जैसे इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम प्लस क्यू के छोटे से पॉइंट चार्ज का यूज करते हैं। तो हमको पता है
कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर रेडियली दूर भगाने वाला होगा। अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि पॉइंट चार्ज के चारों ओर आर रेडियस की कोई बंद स्फेरिकल सरफेस ढकते हैं ना, तो इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर आर रेडियस की कोई क्लोज स्फेरिकल सरफेस ढक देते हैं और मान लेते हैं कि ये जो प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज है वो इस स्फीयर के सेंटर पर है। तो हमको पता है कि इस प्लस क्यू का जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो चारों ओर रेडियली दूर भगाने वाला होगा ना। तो हम साफ-साफ देख सकते हैं कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस को काटेगा और इनफैक्ट सब जगह बिल्कुल परपेंडिकुलरली काटेगा। दिख रहा है ना? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस को काटेगा और सब जगह परपेंडिकुलरली काटेगा, मतलब इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। तो हमको देखना है कि इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा वो देखना है। तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके इसको करके बताओ। हाँ, चलो। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर बच्चा होगा उसने कर लिया होगा। एक बार देख लेते हैं, है ना? वही हमको देखना है कि प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्लोज स्फेरिकल सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा वो देखना है ना? तो हम, है ना, क्लियरली सोच सकते हैं कि बताओ इस प्लस क्यू के कारण इस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी और k क्यू अपन r स्क्वायर ही होगी। बताओ ना, स्फीयर के हर पॉइंट की इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो साफ-साफ दिख रहा है ना, कि इस प्लस क्यू के कारण स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और k क्यू अपन r स्क्वायर ही होगी। और बताओ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को परपेंडिकुलरली काटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता है तो परपेंडिकुलर काटेगा, तो बोल सकते हैं इस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर काटने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट भी होगी और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काटेगा, तो हर एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स E इंटू एस उतना ही होगा। है ना, मैंने पहले बताया था तुमको कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काटे तो फ्लक्स सिंपली E इंटू एस होता है, कोई cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। है तो हम हाँ, ये तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि स्फेरिकल सरफेस, है ना, स्फेरिकल सरफेस को काटने वाला हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कांस्टेंट है और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है। तो बताओ, हर एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स ई इंटू एस उतना ही होगा और सारे फ्लक्स रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाएंगे। तो बताओ, इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? ई इंटू एस टोटल। है ना, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर काट रहा है, तो हर एलिमेंट से फ्लक्स ई इंटू एस उतना ही होगा। सारे फ्लक्स रुपए पैसे के टाइप से जुड़ जाएंगे, तो इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? सिंपली ई इंटू एस टोटल। तो बता, ई तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू ओपन आर स्क्वायर, तो बताओ के को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू एस टोटल। तो एस टोटल इस पूरे, है ना, एस टोटल इस पूरी स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया। तो स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो तुम बताओ, सॉल्व करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो कितना आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। है ना, बस हम पक्का बोल सॉरी, ये हम पक्का बोल सकते हैं कि इस प्लस क्यू के पॉइंट चार्ज के कारण इस पूरे स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। कह सकते हैं ना कि इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, या, है ना, या फिर अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। है ना, बात वही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब इसी चीज को थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? तो चलो अगला केस लेते हैं ना। तो अगले केस में मान लेते हैं कि वही प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज यूज़ कर रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर दूर भगाने वाला था, लेकिन इस बार है ना? लेकिन इस बार इसके चारों ओर हम कोई स्फेरिकल सरफेस नहीं ढकते हैं। इस बार इसके चारों ओर हम कोई और शेप की क्लोज़ सरफेस ढकते हैं, जैसे कि हो सकता है क्लोज़ सिलिंड्रिकल सरफेस, क्यूबिकल सरफेस, इस टाइप से, है ना? तो वही मान लेते हैं। इस बार वही प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज है, लेकिन इसके चारों ओर हम
कोई स्फेरिकल सरफेस नहीं, किसी और शेप की क्लोज सरफेस ढकते हैं, जैसे कि जैसे सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, इस टाइप से। इस बार इसके चारों ओर कोई और शेप की क्लोज सरफेस ढकते हैं या कोई और शेप का बंद डब्बा ढकते हैं, ठीक है। बस हमको देखना है कि इस बार अगर कोई और टाइप की क्लोज सरफेस ढकें, तो इस बार इससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। हाँ बच्चों, तुम थोड़ा सोच के बताओ कि इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर अगर किसी और शेप की भी क्लोज सरफेस ढक दें, तब भी बताओ उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी? उतनी निकलेंगी। तुम बताओ कि तुम बताओ कि सरफेस चेंज करने पर क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी क्या? नहीं होंगी ना। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना? हम क्लियरली बोल सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर अगर किसी और शेप की क्लोज सरफेस ढकें, तब भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो बताओ उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इससे फ्लक्स भी उतना ही निकलेगा। तो बताओ अगर इसके चारों स्फेरिकल सरफेस ढकें तो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा था। तो अगर कोई और टाइप की क्लोज सरफेस ढकें तब भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, मतलब उतना ही फ्लक्स निकलेगा। इस बार भी बिंदास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट उतना ही फ्लक्स निकलेगा। है ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि फ्लक्स की इंडियन डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है उसको फ्लक्स बोलते हैं, है ना? तो हम चालाकी से कर सकते हैं, ठीक है ना? हम चालाकी से कर सकते हैं कि बताओ किसी प्लस क्यू के चारों ओर स्फेरिकल सरफेस ढकें तो उससे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स निकल रहा था। तो बताओ इसी प्लस क्यू के चारों ओर कोई और टाइप की क्लोज सरफेस ढकें तब भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, कोई कम थोड़ी हो जाएंगी। बोल सकते हैं इसके चारों ओर किसी और शेप की क्लोज सरफेस ढकें तब भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मतलब उतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो बस स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो कोई और टाइप की क्लोज सरफेस ढकें तो उससे भी निकलने वाला फ्लक्स बिंदास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट उतना ही होगा, है ना? तो बस हमें लिख सकते हैं यार, इसके चारों कोई और टाइप की स्फेरिकल सरफेस ढकें तब भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, मतलब उतना ही फ्लक्स निकलेगा। स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो किसी और शेप की क्लोज सरफेस हो तो उससे भी निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ये बोल सकते हैं। और ये जो थ्योरम होती है उसी को गॉस थ्योरम बोलते हैं। ये तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी चार्ज के किसी भी चार्ज के चारों ओर कोई भी क्लोज सरफेस ढकें उससे निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट उतना ही होगा। हाँ बच्चों, अभी हमने गॉस थ्योरम को बहुत एलिमेंट्री टाइप से देख लिया। तो हमने देख लिया कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्फेरिकल तो क्या, कोई भी क्लोज सरफेस हो, हर क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है। लेकिन चलो एक बार ऐसा करते हैं कि गॉस थ्योरम को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली किताबी तरीके से देख लेते हैं, है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि किसी भी शेप की कोई क्लोज सरफेस है ना? मतलब स्फेरिकल, क्यूबिकल, सिलिंड्रिकल कैसी भी हो सकती है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि किसी भी शेप की कोई क्लोज सरफेस है, मतलब कोई बंद डब्बा है। इधर कुछ चार्ज है, मतलब चार्ज, है ना? कुछ चार्जेस क्लोज सरफेस के अंदर भी हो सकते हैं और कुछ क्लोज सरफेस के बाहर भी हो सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज को हम क्यू इन बोल लेते हैं, है ना? तो इस क्लोज सरफेस है एनक्लोज चार्ज, या इस क्लोज सरफेस के अंदर जो प्रेजेंट चार्ज है उसको क्यू इन बोल देते हैं, है ना? वो हमको अच्छे पता है कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, है ना? हमको पता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और बताए इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्लोज सरफेस को काटेगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्लोज सरफेस को काटेगा, मतलब इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स भी निकलेगा। तो बस हमको देखना है कि इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो वैसे तो यहाँ देख चुके थे ना, लेकिन अब हम, है ना? अब हम बिल्कुल किताबी शब्दों में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अब हम बिल्कुल किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। बस यही गॉस थ्योरम होती है। तो बिल्कुल किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस या किसी भी बंद डब्बे से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होता है,
क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू इन केवल इस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज है, क्लोज सरफेस के बाहर वाला जो चार्ज है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम को हमने प्रॉपर सिस्टमैटिक शब्दों में लिख भी दिया है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस या किसी बंद डब्बे से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू इन इस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज मतलब चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, ये बोल सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले से साफ-साफ दिख रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होता है वो क्यू इन पे डिपेंड करता है, मतलब अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता है। वही ये रिजल्टेंट फ्लक्स बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड क्यों नहीं करता, उसको भी थोड़ा-सा लॉजिकली सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि बाहर भी कोई चार्ज है ना? मान लेते हैं कि सरफेस के बाहर भी कोई चार्ज है, तो हम ऐसा करते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, केवल जो बाहर वाला चार्ज है उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, है ना? रिजल्टेंट नहीं, केवल जो बाहर वाला चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तुम बताओ कि अगर बाहर कोई चार्ज होगा तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर भगाने वाला होगा, सही है ना? तो कि बाहर अगर कोई चार्ज होगा तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर भगाने वाला होगा। तो देखो साफ-साफ दिख रहा है यार कि अगर कोई बाहर वाला चार्ज है, तो उसकी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में एंटर कर रही है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से निकल रही है, तो उसके कारण नेट फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये तो साफ-साफ देख सकते हैं कि अगर कोई बाहर कोई चार्ज है ना? अगर कोई बाहर चार्ज है, तो बाहर वाले चार्ज की तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर करती हैं, उतनी निकल जाती हैं, तो इसके कारण कोई रिजल्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स केवल अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ बच्चों, अभी हमने गॉस थ्योरम देखी। इसमें कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो देखना। तो देखो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से हम क्लोज सरफेस, है ना? गॉस थ्योरम से हम केवल क्लोज सरफेस या बंद डब्बे से निकलने वाला फ्लक्स ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई खुली सरफेस हो तो गॉस थ्योरम काम नहीं करती है, या फिर भी काम करना हो तो हमको अपनी डेढ़ बुद्धि लगानी होगी। बाकी गॉस थ्योरम बेसिकली क्लोज सरफेस या बंद डब्बे से निकलने वाला फ्लक्स ही बताती है, ठीक है? एक और चीज़ देख सकते हो कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स केवल अंदर वाले चार्जेस पर डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्ज का नेट कंट्रीब्यूशन 0 होता है। एक और चीज़ कि बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जो है वो अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है, उनकी पोज़ीशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अंदर वाला चार्ज चाहे इधर हो, है ना? क्लोज़ सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स उतना के उतना ही रहेगा। अब देखो इसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि किसी क्लोज़ सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, मतलब किस फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं और किसको नेगेटिव लेते हैं वो देखते हैं। तुम खुद बताओ कि फ्लक्स स्केलर है मतलब उसकी डायरेक्शन तो नहीं होती है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकते हैं ना। जैसे बताओ रुपए पैसे भी स्केलर होते हैं, लेकिन प्लस माइनस होते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं तो प्लस 10 बोलेंगे, और 10 रुपए उधार है तो माइनस 10। वैसे ही ध्यान रखना कि फ्लक्स भी एक स्केलर है, मतलब डायरेक्शन तो नहीं होती, लेकिन ये प्लस माइनस तो हो सकता है ना। तो एक बार देखते हैं कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है ना? क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है? हाँ बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं कि क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस है, मतलब कोई भी बंद डब्बा है, और चलो पहले केस में मान लेते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज पॉजिटिव है। बस इस फॉर्मूले से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस बार इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज क्यू इन पॉजिटिव है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गुजरने वाला फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, है ना? बोल सकते हैं इस बार इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज क्यू इन पॉजिटिव है, तो निकलने वाला फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। और दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड होगा। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, तो इस बार सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, मतलब फ्लक्स निकलेगा। बस तुम बताओ कि क्यू इन पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है मतलब फ्लक्स निकल रहा है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको पॉजिटिव लेंगे, है ना? तो ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हो,
आगे अच्छे ध्यान रखना कि क्लोज सरफेस के केस में, है ना, आगे अच्छे ध्यान रखना कि क्लोज सरफेस के केस में जो निकलने वाला फ्लक्स है उसको पॉजिटिव लेते हैं। चलो अब अगला केस ले रहा हूँ। तो इस बार भी मान लेते हैं कोई क्लोज सरफेस है, बंद डब्बा है और इस बार मान लेते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज नेगेटिव है। बस तुम खुद बताओ कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अंदर प्रेजेंट चार्ज क्यू इन नेगेटिव है, तो ये गुजरने वाला फ्लक्स भी नेगेटिव होगा। बोल सकते हैं ना कि अंदर प्रेजेंट चार्ज क्यू इन नेगेटिव है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्लक्स भी नेगेटिव होगा। और दूसरा ये देख सकते हैं कि बता इसके अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर पास बुलाने वाला होगा, मतलब रेडियली इनवर्ड होगा। तो साफ साफ बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास बुलाने वाला है, रेडियली इनवर्ड है, तो इस बार इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है ना। इस बार इस क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, मतलब फ्लक्स भी एंटर करने वाला है। तो तुम बताओ इस बार क्यू इन नेगेटिव तो फ्लक्स भी नेगेटिव, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, मतलब फ्लक्स भी एंटर करने वाला है। तो इससे हम दूसरी ये चीज बोल सकते हैं कि जो एंटर करने वाला फ्लक्स है उसको हम नेगेटिव लेंगे। है तो ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। आगे मूर्खों टाइप से पूरा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है ना। आगे अच्छे ध्यान रखना, ये आगे अच्छे ध्यान रखना कि क्लोज सरफेस के केस में फ्लक्स का साइन कन्वेंशन ये होता है। तो ध्यान रखना कि क्लोज सरफेस के केस में जो निकलने वाला फ्लक्स है उसको पॉजिटिव लेते हैं और एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। हाँ, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि अभी हमने पढ़ा कि निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव और एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव, लेकिन ये कन्वेंशन क्लोज सरफेस या बंद डब्बा तभी वैलिड है अगर कभी भी कोई सी प्लेन सरफेस हो, है ना। ध्यान रखना कि निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव और एंटर करने वाला नेगेटिव, ये केवल क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड है, मतलब किसी बंद डब्बे के लिए डिफाइंड है। बाकी कोई क्लोज सरफेस नहीं हो, कोई खुली सरफेस या प्लेन सरफेस हो, है ना, कोई खुली या प्लेन सरफेस हो, तो उस केस में एंटर करने वाला फ्लक्स भी डिफाइंड नहीं है और निकलने वाला फ्लक्स भी डिफाइंड नहीं है। वहां तो बस गुजरने वाला फ्लक्स डिफाइंड है। तो ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशन केवल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। कोई खुली सरफेस या प्लेन सरफेस हो तो उसमें न तो एंटर करने वाले फ्लक्स का मीनिंग होता है, ना निकलने वाले फ्लक्स का मीनिंग होता है। उसमें मीनिंग होता है गुजरने वाला फ्लक्स। हाँ बच्चों, अभी हमने गॉस थ्योरम के सारे कंसेप्ट देख लिए। अब इसका एक बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन लेते हैं ताकि थोड़ी कैलकुलेशन की स्किल पता चले। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, मतलब कोई भी बंद डब्बा है। मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ भी सरफेस शब्द का यूज कर रहा हूँ वो कोई मेटल की सरफेस है, कपड़े की सरफेस होनी जरूरी नहीं है। ये कोई भी इमेजनरी सरफेस होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी क्लोज सरफेस है, मतलब कोई बंद डब्बा है ना। उसमें कुछ चार्जेस इसके अंदर भी हैं, जैसे कि +10 +10 -6 +8 माइक्रोकूलम। ऐसे कुछ चार्जेस सरफेस के अंदर भी हैं और +20 माइक्रोकूलम का चार्ज इस सरफेस के बाहर भी है। तो बस हमको, है ना, हमको पूछा है कि इस क्लोज सरफेस से, इस बंद डब्बे से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो हम कर सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि लकीली एक क्लोज सरफेस है, मतलब बंद डब्बा है, तो इसमें तो गॉस थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो बस हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस या किसी भी बंद डब्बे से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। लगा सकते हैं ना। इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमको अच्छे पता है कि इसमें क्यू इन क्या होता है, केवल इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज, बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स में कोई रिजल्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इसमें क्यू इन होता है केवल इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज। तो अंदर प्रेजेंट चार्ज कितना है, +10 माइक्रोकूलम +8 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम। तो सॉल्व करेंगे तो क्यू इन मतलब अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज कितना है, +12 माइक्रोकूलम। बस निकाल सकते हैं ना। तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस या बंद डब्बे से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन तो अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज कितना है, +12 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। इसको सॉल्व कर लेना। तो ये
सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 1.4 इंटू 10⁶, और फ्लक्स है तो इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर। सॉरी, बताना भूल गया कि क्यू इन पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अप्रोक्सीमेटली प्लस 1.4 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर ये होगा। या अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोले तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी होंगी। अब चलो तुम सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ कि सॉल्व किया ना, है ना, सोच के बताओ कि टोटल क्यू इन पॉजिटिव आ गया तो निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स भी पॉजिटिव आ गया, है ना। और तुम बताओ कि रिजल्टेंट फ्लक्स पॉजिटिव आ गया मतलब ओवरऑल इतनी इतना फ्लक्स निकलेगा। तो तुम खुद बताओ कि रिजल्टेंट फ्लक्स पॉजिटिव आ गया मतलब ओवरऑल इतना फ्लक्स निकलेगा। तो बताओ क्या फ्लक्स एंटर करेगा ही नहीं, क्या करेगा? तुम खुद बताओ कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण फ्लक्स निकलेगा और नेगेटिव चार्ज है उसके कारण कुछ फ्लक्स एंटर भी करेगा। तो ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ फ्लक्स निकलेगा भी सही, नेगेटिव चार्जेस के कारण कुछ फ्लक्स एंटर भी करेगा, लेकिन बहुमत किसका होगा? निकलने वाले फ्लक्स का बहुमत होगा। इसलिए इन सब का जो रिजल्टेंट है वो निकलने वाला होगा। एक और छोटी चीज बता रहा हूँ कि कई बार ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो पाई की फॉर्म में दिया होता है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम बताओ रिजल्टेंट फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन तो अपने पास प्लस, ये क्या कर रहा हूँ यार, है ना, वही कि रिजल्टेंट फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन तो प्लस 12 इंटू 10⁻⁻6 अपन एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया ना। कई बार आंसर पाई की फॉर्म में दिया होता है, तो ध्यान रखना कि कभी भी आंसर पाई की फॉर्म में दिया हो तो समझ जाना कि हमको डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 पाई का जबरदस्ती मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड कर देंगे। तो बताओ अब ये कितना हो गया, है ना, कितना हो गया? 12 इंटू 4 प्लस 48 पाई इंटू 10⁻⁻6 तो आ गया। और अब साथ में क्या आएगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी आएगा। तो बोल सकते हैं कि 4 पाई का मल्टीप्लाई और 4 पाई का डिवाइड किया तो प्लस 48 पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के बोल सकते हैं, मतलब 9 इंटू 10⁹। तो कभी भी आंसर पाई की फॉर्म में हो तो समझ जाना कि इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो सारी छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखो एक और चीज इसमें पूछी जाती है ना, तो चलो हम लिख सकते हैं कि इस पूरी क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अप्रोक्सीमेटली प्लस 1.4 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट इंटू मीटर इतना आ गया। अब एक और चीज, है ना, तो तुम खुद बताओ कि क्लोज सरफेस से निकलने वाले रिजल्टेंट फ्लक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बताया था ना कि फ्लक्स का सबसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, लेकिन ये क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है। इस देश को खोल करके क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि फ्लक्स को इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, लेकिन क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है, इस देश को मैथमेटिकली क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बोल सकते हैं। तो नेट फ्लक्स इतना है, तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर भी इतना ही होगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है यार, तुम बताओ, तुम बताओ कि इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस ये क्लियरली बोल सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो तो केवल क्यू इन पे डिपेंड करेगा, मतलब केवल अंदर वाले चार्जेस पर ही डिपेंड करेगा। ये तो पहले ही समझते हैं कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ क्लोज से सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो तो ओनली क्यू इन पे डिपेंड करेगा, मतलब केवल अंदर वाले चार्जेस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक और चीज, है ना, एक और चीज ये बताओ, इस फ्लक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो ध्यान रखना कि फ्लक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर छुपा होता है वो रिजल्टेंट होता है वो अंदर बाहर सभी के कारण होता है। तो ध्यान रखना कि ये बहुत क्लोज चीज है, है ना। तो आगे अच्छे ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स
क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो तो केवल क्यू इन पे डिपेंड करता है, मतलब केवल अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है, लेकिन इस फ्लक्स का ऑपरेशन करके इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इस फ्लक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर छुपा है वो सभी के कारण होता है, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो अंदर बाहर सभी के कारण होता है। तो आगे नहीं बताना पड़े कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स तो केवल अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है, लेकिन उस फ्लक्स के अंदर छुपा हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट होता है, वो अंदर बाहर सभी के कारण होता है। हाँ बच्चों, अभी हमने गॉस थ्योरम को डिटेल में देखा, लेकिन मेन चीज ये पढ़ी कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है ना, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्यू इन के प्रोपोर्शन होता है। ये ऐसे ध्यान रखना कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसके अंदर क्यू इन ही छुपा होता है। नहीं तो कभी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स पूछा हो तो समझ जाना कि क्यू इन पूछा है। तो मैं बोलूंगा फ्लक्स, लेकिन तुमको सुनाई देना चाहिए क्यू इन। है? इसी का एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई क्लोज क्यूबिकल सरफेस है ना, हमको दे रखा है कि कोई क्लोज क्यूबिकल इमेजिनरी सरफेस है जिसकी हर एक साइड ए है, और इधर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा है, और ये जो वायर है वो है ना, जो वायर है चार्ज रॉड है वो इस क्यूबिकल सरफेस से किसी भी टाइप से गुजर सकती है। बस हमको पूछा है कि इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से गुजरने वाला मैक्सिमम पॉसिबल सॉरी क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स कितना होगा वो देखना है ना। चलो पहले इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला मिनिमम फ्लक्स देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि बता इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। रिजल्टेंट फ्लक्स क्यू इन पे डिपेंड करता है। ये तो हम सोच सकते हैं कि निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स मिनिमम तब होगा जब क्यू इन मिनिमम होगा, है ना, बोल सकते हैं कि इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स मिनिमम तब होगा जब क्यू इन मिनिमम हो, और क्यू इन मिनिमम होने के लिए पूरी पूरी रॉड इस सरफेस के बाहर होनी चाहिए, है ना। तुम खुद बताओ कि पूरी पूरी रॉड सरफेस के बाहर हो तो इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज जीरो हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो बस हमें बोल सकते हैं कि फ्लक्स मिनिमम तब होगा जब क्यू इन मिनिमम, और क्यू इन मिनिमम होने के लिए पूरी पूरी रॉड सरफेस के बाहर होनी चाहिए। तो तब पूरी पूरी रॉड सरफेस के बाहर हो तो सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज मिनिमम मतलब जीरो होगा, तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स भी जीरो होगा। तो बोल सकते हैं कि इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला मिनिमम फ्लक्स तो जीरो। अब चलो मैक्सिमम फ्लक्स देखते हैं। तो वापस वही कि बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तब बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब क्यू इन मैक्सिमम हो, और क्यू इन मैक्सिमम होने के लिए रॉड का मैक्सिमम पार्ट इस क्यूबिकल सरफेस के अंदर होना चाहिए, और मैक्सिमम पार्ट क्यूबिकल सरफेस के अंदर होने के लिए रॉड बिल्कुल डायगोनल के अलोंग होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल डायगोनल के अलोंग होनी चाहिए। तुम खुद बताओ कि अगर ये चार्ज रॉड है ना, चार्ज रॉड बिल्कुल डायगोनल के अलोंग हो, मतलब एक कॉर्नर से जस्ट अपोजिट कॉर्नर की और रखी हो, तो उस केस में रॉड का मैक्सिमम पार्ट इस सरफेस के अंदर आएगा, तो क्यू इन मैक्सिमम होगा तो नेट फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। और तुम बताओ कि रॉड बिल्कुल डायगोनल के अलोंग रखी हो, मतलब दोनों अपोजिट कॉर्नर से गुजरती जाए, तो उस केस में रॉड का मैक्सिमम लेंथ इस सरफेस के अंदर आएगा, और कितना आएगा, √3 है। बताओ क्यूब में एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर की भी डिस्टेंस कितनी होती है, √3 है। तो बताओ बिल्कुल डायगोनल के अलोंग रखी हो तो इसकी मैक्सिमम लेंथ मतलब √3 लेंथ इस क्यूब के अंदर होगी, तो अंदर एनक्लोज चार्ज भी निकाल सकते हो ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो बताओ अंदर प्रेजेंट चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू लेंथ मतलब लैम्डा इंटू √3। तो लिख देता हूँ कि नेट फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब क्यू इन मैक्सिमम, और क्यू इन मैक्सिमम होने के लिए ये जो रॉड है वो बिल्कुल डायगोनल के अलोंग गुजरनी चाहिए, तो उस केस में क्यू इन मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, लैम्डा इंटू √3 है। तो इससे निकलने वाला मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू इन मैक्सिमम तो लैम्डा इंटू √3 ओपन एप्सिलॉन। ये बेवकूफ भरा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन एक ही सबक, एक क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है
उसके अंदर केवल क्यू इन छुपा होता है, दैट्स ऑल।